नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए मेजर आर्ट इकोनॉमिक्स का VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि सार्वजनिक वित्त की परिभाषा दीजिए तथा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग करके पूछा जाता है, हमने एक ही में अच्छे से पूरे एक्सप्लेन के साथ समझने का प्रयास किया है। तो चलिए समझेंगे। तो आंसर है मित्रों कि सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार की वित्तीय गतिविधियों यानी कि उसकी आय या फिर जो मतलब जो इनकम हो रहा है या फिर जो खर्च वगैरह कर रही, उन सभी के अध्ययन वगैरह जो करते हैं हम लोग, ठीक है, उसे ही हम लोग सार्वजनिक वित्त के नाम से जानते हैं और इसे जो है राजस्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा जो है दो लोगों के द्वारा दिया गया था। एक है हग डेल्टन, ठीक है, हग डेल्टन के द्वारा जो है उनके अनुसार दिया गया था कि सार्वजनिक वित्त का संबंध सार्वजनिक अधिकारियों की आय और व्यय तथा उनके पारस्परिक समन्वय से है, यानी इन सभी के संबंध से। ठीक है, ये इनके द्वारा दिया गया था। आगे फील्डले सिरास के द्वारा क्या दिया गया था, इन्होंने कहा था कि सार्वजनिक वित्त उन सिद्धांतों का अध्ययन है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा धन प्राप्त करने और उसे जो है खर्च करने की प्रक्रिया में निहित होती है। तो ये दो परिभाषाएं हैं, आप इसे अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिएगा, ऐसे लिखने के बाद अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, आगे है कि सार्वजनिक वित्त की प्रमुख अंग देखेंगे हम लोग, कौन कौन से अंग हैं इनके। तो ये पहला हो गया सार्वजनिक राजस्व, टैक्स, शुल्क, जुर्माना आदि वगैरह के माध्यम से जो सरकार की आय होती है उसे ही सार्वजनिक राजस्व बोलते हैं। आगे है दूसरा सार्वजनिक व्यय, जिसमें शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, रक्षा और विकास वगैरह पर जो खर्च किया जाता है वो होता है हम लोग का सार्वजनिक व्यय या फिर इसे खर्च समझ लीजिए। ठीक है, फिर सार्वजनिक ऋण, बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो कर्ज लिया जाता है उसे ही सार्वजनिक ऋण बोलते हैं। फिर है वित्तीय प्रशासन, बजट तैयार करना और ऑडिट की प्रक्रिया को वित्तीय प्रशासन बोलते हैं। तो ये कुछ अंग हैं। फिर आगे हम लोग इसका सिद्धांत देखेंगे जो कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है वो सार्वजनिक वित्त का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री मतलब अंग्रेज अर्थशास्त्री ह्यूग डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, यानी उन्होंने ही इसे प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत बताता है कि सरकार को अपनी इनकम और खर्च का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि पूरे समाज को मिलने वाला कुल लाभ जो है अधिकतम हो। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि जो सरकार की आय हो या फिर खर्च हो उसका जो है मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे समाज को जो है पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, यह सिद्धांत दो प्रमुख धाराओं पर आधारित है, जो कि पहला धारा है वो है MSS यानी कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस यानी सीमांत सामाजिक त्याग। जब सरकार जनता पर कर लगाती है यानी टैक्स लगाती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम हो जाता है, इससे उन्हें अनुपयोगिता या फिर कष्ट होता है जिसे त्याग कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, पहला जो दो धारा है, पहला धारा हो गया हम लोग का MSS यानी कि जब सरकार जनता पर आम जनता पर टैक्स लगाती है तो लोगों के पास पैसा खर्चा करने के लिए कम पैसा बचता है, तो उसे ही हम लोग जो है त्याग कहते हैं, उसे ही हम लोग जो है कष्ट कहते हैं। फिर इसका नियम देखा जाए तो जैसे जैसे कर की मात्रा बढ़ती है प्रति अतिरिक्त इकाई पर भी जो MMS है जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। दूसरा हम लोग का सीमांत सामाजिक लाभ यानी कि MSB मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स। जब सरकार कर से प्राप्त पैसे की जन कल्याण जैसे कि स्कूल वगैरह के लिए, अस्पताल वगैरह के लिए, सड़क वगैरह पर खर्च करती है तो समाज को लाभ या फिर उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी क्या करती है, टैक्स वगैरह तो प्राप्त कर लिया, उससे जो है उसी से वही टैक्स वगैरह से लोगों के लिए सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल, सड़क वगैरह बनवाती है, तो जो भी समाज में है उन सभी को लाभ होता है, तो उसे ही हम लोग उपयोगिता भी कह सकते हैं। ठीक है, नियम देखा जाए तो लिखा है कि
हासमान सीमांत उपयोगिता के अनुसार जैसे जैसे सार्वजनिक खर्च बढ़ता है प्रति अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला लाभ भी घटता जाता है। तो ये आपका था। आगे देखिए सिद्धांत की व्याख्या देखा जाए तो अधिकतम सामाजिक लाभ तब प्राप्त होता है जब सरकार उस बिंदु पर रुक जाती है जहां कर का त्याग और खर्च का लाभ दोनों बराबर हो जाता है, तब जो है अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। समीकरण इसका देखिए MSS बराबर MSP, ठीक है। नेशनल यानी नेट सोशल एडवांटेज यानी NSE, ठीक है। नेट सोशल एडवांटेज या कुल लाभ और कुल त्याग का अंतर को ये दर्शाता है। जैसे कि देखिए NSA बराबर MSB माइनस MSS। डाल्टन के अनुसार सरकार को तब तक खर्च बढ़ाना चाहिए जब तक NSA शून्य ना हो जाए, क्योंकि इसी बिंदु पर समाज का कुल कल्याण अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये इसको जो है सिद्ध करने का तरीका है। आगे देखेंगे इसकी लिमिटेशंस, यानी कि जो आपका सिद्धांत है उसका लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है। तो यद्यपि यह सिद्धांत आदर्श है यानी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका भी जो है व्यवहारिक रूप से कुछ लिमिटेशंस है। मापना कठिन होता है, यानी त्याग और लाभ वगैरह दोनों को मानसिक ये धारणा है जिन्हें अंकों में सटीक रूप से मापना असंभव है, यानी इसे जो है अंक में मापना कठिन होता है, मापना असंभव है। फिर आगे देखा जाए कि भविष्य की अनिश्चितता, वर्तमान के करों का प्रभाव तुरंत दिखता है लेकिन शिक्षा या फिर स्वास्थ्य पर किए गए खर्च का लाभ वगैरह बहुत सालों बाद दिखता है, ठीक है। फिर है गैर आर्थिक कारक, सामाजिक लाभ केवल धन से नहीं बल्कि शांति, सुरक्षा और न्याय जैसे कारकों से भी तय होती है जो इस सिद्धांत के दायरे से बाहर है। तो ये सभी इसकी लिमिटेशंस है। अब निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष हमने लिखा है कि सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो यह सिद्धांत बताता है कि सरकार को अपनी जो इनकम है और खर्च के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए या समाज में कल्याण सबसे अधिक हो, जिससे समाज में कल्याण भी सबसे अधिक हो। अधिकतम लाभ तब प्राप्त होता है जब कर का बोझ और सरकारी खर्च का लाभ एक दूसरे में बराबर हो जाए, यानी कि कर यानी टैक्स वगैरह का बोझ भी और सरकारी खर्च वगैरह जो है एक दूसरे के बराबर हो जाए। यही एक आदर्श राजकोषीय नीति का आधार है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे जो कि है सार्वजनिक व्यय के उत्पादन और वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। आंसर तो आंसर है दोस्तों कि सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य उस धन से है जो किसी देश की सरकार जैसे कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय निकाय वगैरह अपने प्रशासन को चलाने, नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने या फिर आर्थिक सामाजिक विकास के लिए खर्च करती है, उसे ही हम लोग जो है सार्वजनिक व्यय बोलते हैं। यानी समझ लीजिए सार्वजनिक यानी सार्वजनिक तरीके से जो खर्च करती है सरकार, ठीक है, जनता पर, तो सड़क वगैरह पर, स्कूल वगैरह पर, तो उसे ही हम लोग जो है सार्वजनिक व्यय बोलते हैं। आगे देखिए प्रोफेसर जो है डिफ्ले सिराज के अनुसार उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए जाना वाला व्यय ही जो है सार्वजनिक व्यय कहलाता है। फिर आगे है कि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान में सरकार जो है केवल पुलिस राज्य यानी सुरक्षा तक ही सीमित नहीं बल्कि कल्याणकारी राज्य होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास वगैरह पर भी भारी जो है खर्च करती है, तो उसे ही हम लोग सार्वजनिक व्यय बोलते हैं। उत्पादन पर देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो वो देखेंगे। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो ह्यूंग डाल्टन के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी देश का उत्पादन 3 बातों पर निर्भर करता है। सार्वजनिक व्यय इन 3 को गहराई से प्रभावित करता है। पहला जो हमारा है वो है कार्य करने, बचाने और निवेश करने की क्षमता। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला हो जाता है पूंजी, मानव पूंजी का निर्माण। जब सरकार शिक्षा, चिकित्सा और प्रशिक्षण पर बड़े पैमाने पर खर्च करती है तो नागरिकों का स्वास्थ्य और कौशल सुधरता है। एक स्वास्थ्य और शिक्षित मजदूर श्रमिक अधिक कुशलता से काम करता है जिससे राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। यानी मानव पूंजी का निर्माण करता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर उनको शिक्षित वगैरह करके अच्छे मजदूर बनाता है, अच्छी कुशलता वाला जो है शिक्षित मजदूर बनाता है जिससे राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। ये पहला है।
आगे हो गया बचत और निवेश। सरकारी व्यय के कारण जब लोगों की आय बढ़ती है तो उसकी बचत करने की शक्ति भी बढ़ती है। यही बचत जो है बैंकों के माध्यम से उद्योगों में निवेश होती है, जिससे नई उत्पादन इकाइयाँ खुलती है। यानी कि जैसे सरकारी आपका स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, उन सभी में खर्च बचने से लोग जो है अपनी पूंजी को बैंक के माध्यम से रखते हैं, फिर उसे ही कहीं और बिजनेस वगैरह में निवेश करते हैं, जिससे नई उत्पादन की इकाइयाँ खुलती भी है। तो ये हो गया। फिर आगे हम लोग का बी हो गया, जो बी दूसरा वो है कार्य करने और बचाने की इच्छा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यदि सरकार जनता को यह विश्वास दिलाती है कि भविष्य में बीमारी, बेरोजगारी या फिर बुढ़ापे में उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी, तो लोग अधिकतम उत्साह के साथ काम करते हैं। तो ये जो है उनके दिमाग में जैसा डाला जाता है वैसा होता है। तो अगर सरकार वैसा कहती है कि बीमारी, बेरोजगारी वगैरह आ सकती है, हो सकती है, तो लोग जो है वही तरीके से काम करते हैं। फिर आगे नकारात्मक पक्ष। यह एक सावधानी आवश्यक है। यदि सरकार बिना काम किए बहुत अधिक मुफ्त सुविधाएं, जैसे कि बहुत ऊंचा बेरोजगारी भत्ता वगैरह देने लगती है, तो लोगों में काम करने की इच्छा कम हो जाती है, जिससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार बिना काम वगैरह किए कुछ बेरोजगारी भत्ता वगैरह, कुछ सहायता मनी वगैरह दे रही है, तो जिस उससे क्या होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि लोग जो है काम करने की इच्छा जो है कम हो जाती है, और उसी से उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। आगे ऐसी हम लोग का वो है संसाधनों का पूर्ण आवंटन। अनु अनुत्पादक से उत्पादक क्षेत्रों की ओर सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से संसाधनों को शराब या फिर विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन से हटाकर आवश्यक वस्तु जैसे कि अनाज, दवाई वगैरह और बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, बिजली, रेलवे की ओर मोड़ सकती है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है, जो जरूरी चीज़ नहीं है उससे आगे बढ़ के जो जरूरी चीज़ है उसकी ओर जो है सरकार इसे सार्वजनिक व्यय के माध्यम से बदल सकती है, उसे जो है उसमें मोड़ सकती है। तो ये है। इसमें देखिए निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। जब सरकार सड़क और बंदरगाहों पर खर्च करती है तो निजी उद्योगपति के लिए माल लाना, ले जाना वगैरह सस्ता हो जाता है, जैसे वे अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। यानी अपनी जो भी माल वगैरह है उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, आयात निर्यात कर पाते हैं। ठीक है। वितरण पर प्रभाव देखा जाए तो देखिए सार्वजनिक व्यय का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो समाज पर व्याप्त आय की असमानता को दूर करना है, जिसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। यानी ये जो समाज में चल रहा है, जो इनकम का असमानता, उसको दूर करना है। तो कैसे? तो इसमें देखिए पहला हो जाता है हम लोग का प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय। सरकार का खर्च जो है वहाँ खर्च होता है जहाँ जिसका लाभ जो है गरीबों को अधिक और अमीरों को कम मिलता है, उसे प्रगतिशील व्यय कहते हैं। यानी सरकार खर्च करती है जिसमें गरीबों को अधिक लाभ मिलता है, अमीरों को कम, और सबको समानता करने की प्रयास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो देखिए मुफ्त राशन योजना, NFSA, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल जो कि आयुष्मान भारत, और सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा वगैरह। यह समाज के निचले स्तर के लोगों को वास्तविक आय बढ़ा देता है और उन्हें जो है आगे बढ़ने में मदद करता है, असमानता को दूर करने में मदद करता है। दूसरा हो गया हम लोग का हस्तांतरण भुगतान। ठीक है। सरकार धन की सीधा हस्तांतरण उन लोगों को करती है जिनके पास आय का साधन नहीं है। यानी सरकार उन्हें डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र करती है पैसा वगैरह। ठीक है। जिनके पास नहीं है, जिनके पास इनकम का स्रोत नहीं है, उदाहरण के लिए देखिए तो उदाहरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन जो मिलता है, फिर छात्रवृत्ति वगैरह पढ़ने के लिए, फिर विधवा पेंशन, जिससे समाज में धन का वितरण न्यायपूर्ण बनता रहे और कार्य शक्ति भी बढ़ती रहे, लोग भी आगे बढ़ते रहे, असमानता दूर होती रहे। आगे हम लोग का क्षेत्रीय विकास में समानता। अक्सर निजी कंपनियां पिछले इलाकों में फैक्ट्री नहीं लगाती। ऐसे में सरकार पिछड़े क्षेत्रों में विशेष अनुदान यानी सब्सिडी वगैरह और बुनियादी ढांचे पर खर्च करके वहां उद्योग लगवाती है, जिससे उन क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ती है और क्षेत्रीय भेदभाव भी कम होता है। ठीक है। यानी जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो वैसे जगह पर फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाती है,
तो उस जगह पर सरकार जो है सब्सिडी वगैरह देके बुनियादी ढांचे पर खर्च करके वहाँ उद्योग वगैरह लगाती है, जिससे क्षेत्रीय भेदभाव भी कम हो और लोगों की आय भी बढ़ सके। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक सुरक्षा जाल, बेरोजगारी बीमा और भारतीय निधि में सरकारी योगदान के कारण श्रमिक वर्ग सुरक्षित महसूस करता है, जिससे समाज में वर्ग संघर्ष कम होता है और धन का वितरण स्थिर बना रहता है। तो ये सभी जो है वितरण का प्रभाव सार्वजनिक व्यय का था। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है दोस्तों कि सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था का वह औजार है जो उत्पादन बढ़ाकर देश को अमीर बनाता है और वितरण सुधार कर उस अमीरी को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाता है। यदि व्यंग उत्पादन कार्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे वगैरह पर हो तो देश का विकास की नई ऊंचाइयां पर ले जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो सार्वजनिक व्यय है और देश का उत्पादन और देश की जो सही जगह पर खर्च करने के तरीके को बताता है। तो ये सभी चीज़ें आपका सार्वजनिक व्यय है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जो है बजट निर्माण, उसकी प्रक्रिया पूछ लेगा। कई बार पूछता है कि बजट निर्माण और उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, यानी काम कैसे करता है वो। ठीक है, तो इन सभी प्रक्रियाओं को आपको लिखना है, तो ये अच्छे से आप लोग कर लीजिए। तो भारत में बजट निर्माण एक संवैधानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी कि प्रत्येक साल में हर एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच संसद के दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं, जिसे बजट के नाम से जाना जाता है। यानी हर एक साल, यानी हमें कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना, किनको कितना बजट मिलना चाहिए राज्य वगैरह को, तो उन सभी के लिए तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच दोनों सदन वगैरह के सामने ये वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं, उसे ही हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है वो देखेंगे। तो पहला हो जाता है बजट की तैयारी। बजट बनाने की शुरुआती वास्तविक प्रस्तुति से लगभग 5 से 6 महीने पहले यानी सितंबर से अक्टूबर में शुरू हो जाती है। मंत्रालयों के अनुमान, वित्त मंत्रालय के बजट विभाग द्वारा सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों को सर्कुलर भेजा जाता है। मंत्रालय अपने पिछले खर्च और भविष्य की योजनाओं के आधार पर अनुमानित बजट तैयार करके भेजते हैं। यानी हमें कितने खर्च वगैरह करना चाहिए, कितने खर्च की ज़रूरत थी अगले साल, उसका जो है एक बजट तैयार करके अनुमान लगा के भेजते हैं। फिर है समीक्षा और विचार विमर्श। वित्त मंत्रालय का व्यंग विभाग इन मांगों की समीक्षा करता है। इस दौरान मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच गहन चर्चा होती है, यानी सभी के बीच जो है समीक्षा होता है, चर्चा होती है। ठीक है, जिसमें मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी के बीच होता है। फिर है बजट पूर्व बैठक। वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे कि उद्योगपति, किसान संगठन, अर्थशास्त्रियों और ट्रेड यूनियंस के साथ बैठक करते हैं ताकि उनकी उम्मीदों को समझा जा सके कि कैसे खर्च, कितना खर्च इन साल होने वाला, अगले साल क्या था। इन सभी चीज़ों को अच्छे से बजट निकालने से पहले जो है एक बैठक कर लेते। उसके आगे देखिए, फिर होता है हम लोग का अंतिम रूप। सभी आंकड़े को संकलित करने के बाद प्रधानमंत्री के परामर्श से वित्त मंत्री अंतिम बजट प्रस्ताव तैयार करते हैं। अंत में जो है हलवा समारोह के साथ बजट दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया गोपनीय रूप से होती है। यानी क्या होता है, इन सभी का निर्णय वगैरह, बैठक वगैरह लेने के बाद क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री जो पीएम होता है उससे जो है परामर्श लिया जाता है। उसके बाद जो है वित्त मंत्री वो बजट का प्रस्ताव तैयार करता है। और वो प्रस्ताव कैसे होता है, तो देखिए हलवा समारोह होता है, यानी कि एक रूम होता है, उसमें वहीं जो है बजट का दस्तावेज वगैरह की छपाई की जाती है, जो है एकदम सीक्रेट होता है। ठीक है, उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कुछ लीक नहीं होना चाहिए, ये सब होता है। ठीक है, फिर आगे है सांसद में प्रस्तुतिकरण। बजट आमतौर पर 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी नॉर्मली जो देखा जाए वो 1 फरवरी को जो है वित्त मंत्री द्वारा
लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसमें बजट भाषण होता है। वित्त मंत्री 2 भागों में भाषण देते हैं। भाग ए, जिसमें सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और योजना के बारे में बताते हैं, और भाग बी, जिसमें टैक्स वगैरह संबंधी प्रस्ताव के बारे में बताते हैं। यानी 2 भागों में ये भाषण देते हैं वित्त मंत्री हमारा। फिर है दस्तावेजों का रखना। भाषण के अंत में बजट दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रोसेस प्रक्रिया है। तीसरा हम लोग का है आगे, जो है संसदीय चर्चा और पारित होना। यह चरण लोकतंत्र की सर्वोच्चता को दर्शाता है। इसमें कई उपचरण होते हैं, जिसमें बहस होता है, यानी आम बहस होता है कि सही है नहीं है, आपस में जो है चर्चा की जाती है। बजट पेश होने के कुछ दिनों बाद संसद के दोनों सदनों में बजट की नीतियों और दर्शन पर सामान्य चर्चा होती है, यानी सभी के बीच चर्चा होती है। इस समय मतदान नहीं होता है, चर्चा होती है कि क्या सही है नहीं है, बजट पेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि बजट में क्या सुधार नहीं, मतलब आपस में जो है चर्चाएं होती है। फिर आगे है भूभागीय समितियों द्वारा जांच। अहम बहस के बाद सदन कुछ हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस दौरान 24 अस्थायी समिति प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान मांगों की बारीकी से जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सौंपती है। यानी जो भी आगे वाले की मांग थी, जो भी कहना था, जो भी सुधारना वगैरह था, इन सभी की जांच की जाती है, इन सभी मांगों की, और लास्ट में रिपोर्ट वगैरह को सौंपा जाता है। ठीक है, फिर है अनुदान मांगों पर मतदान। लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांग पर अलग अलग मतदान होता है। यहाँ विपक्षी सदस्य, जो विपक्ष वगैरह का सदस्य होता है, उसे कटौती प्रस्ताव भी ला सकता है, यानी ये चीज़ हटना चाहिए, वैसा वो सब प्रस्ताव भी रख सकता है कुछ बजट को लेके, तो ये भी होता है। फिर है विनियोग विधेयक। सभी मांगों के पारित होने के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। जब तक यह पारित नहीं होता, सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकता, यानी कोई भी काम के लिए जो है सरकार, हमारा जो भारत सरकार है, वो संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकता। फिर आगे है वित्त विधेयक। अंत में नए टैक्स लगाने या फिर पुराने टैक्स वगैरह में बदलाव करने का प्रस्ताव को भी वित्त विधेयक के रूप में पारित किया जाता है। इसके पास होते ही बजट के विधायी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये सभी तरीके से पूरा जो है बजट का विधायी यानी विधि वगैरह जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाती है। लास्ट में बजट का जो काम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो, तो एक बार जब सांसद बजट को कानूनी रूप दे देता है, तो इसको जो है इम्प्लीमेंट कैसे काम करना है वो किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हो जाता है निधि का वितरण। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग विभिन्न मंत्रालयों के स्वीकृत धन खर्च करने की अनुमति देता है, यानी कैसे जो है किसे कितना खर्च करना है उन सभी की अनुमति दे देता है। फिर राजस्व संग्रह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो कि सीबीडीटी और सीबीआईसी बजट में निर्धारित दरों के अनुसार कर वगैरह टैक्स वगैरह की वसूली करते हैं। वित्त नियंत्रण प्रत्येक मंत्रालय का सचिव यह सुनिश्चित करता है कि पैसा उसी मद में खर्च हो जिसके लिए आवंटित किया गया है, यानी जो भी बजट में दर्शाया गया है वहीं वो पैसा खर्च होना चाहिए, दूसरे जगह खर्च नहीं होना चाहिए। ये सब जो है वित्तीय नियंत्रण में ही होता है। फिर आगे हम लोग का पांचवा जो है ऑडिट और जवाबदेही। बजट के चक्र तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका ऑडिट ना हो जाए। तो सीएजी की भूमिका वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भारत के नियंत्रक और महालेख प्रशिक्षण जो हैं वो सरकारी खर्चों का ऑडिट करते हैं। ठीक है, ऑडिट करते हैं। फिर पीएसी जांच होता है। सीएजी के रिपोर्ट को सांसद की लोक लेखा समिति जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं वो देखती है। यदि कहीं भी धन का गलत उपयोग पाया जाता है, दुष्प्रयोग पाया जाता है, तो संबंधित विभाग से जवाब मांगा जाता है कि आखिर कहाँ खर्च हुआ। ठीक है, तो ये सभी दोनों की लास्ट में जांच होती है, तब जो है पूरी तरह से बजट कंप्लीट होता है। निष्कर्ष देखिए तो लिखा है कि भारत में बजट निर्माण एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है जो संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत संचालित होती है। यह प्रक्रिया केवल आय और खर्च वगैरह का ही
वितरण मात्र नहीं है बल्कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। सांसद की गहन जांच और सीएजी द्वारा ऑडिट यह सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा जो है वो राष्ट्र के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए कुशलतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है या नहीं। तो ये जो है भारत के बजट के रिलेटेड था, यानी कैसे बजट बनता है, कैसे कहाँ उपयोग होता है, इन सभी की प्रक्रिया क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को हमने अच्छे से समझा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि है सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो सार्वजनिक ऋण मतलब जो होता है लोन, ठीक है। आगे हम लोग अच्छे से समझते हैं। आंसर है कि सार्वजनिक ऋण आधुनिक राजकोषीय नीति का एक अपरिहार्य हिस्सा यानी बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जब सरकार की खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो है उधार लेती है, उसे ही सार्वजनिक ऋण कहते हैं। यानी जो सरकार की आय वगैरह है उससे मान लीजिए खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो इसी घाटा वगैरह को पूरा करने के लिए जब सरकार उधार लेती है तो उसे ही हम लोग सार्वजनिक ऋण कहते हैं। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फिंडले सिराज के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है जो कि सार्वजनिक ऋण वह धन है जो सरकार अपने नागरिकों या अन्य देशों के नागरिकों से उधार लेती है और जिसे वापस करने का वचन भी देती है, उसे ही जो हम लोग सार्वजनिक ऋण के नाम से जानते हैं। आगे इसका प्रकार देखेंगे, यानी कि सार्वजनिक ऋण जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो सार्वजनिक ऋण को उसकी प्रकृति, स्रोत और उद्देश्य के आधार पर जो है अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला हम लोग का हो गया आंतरिक और बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण जब सरकार देश की सीमा के भीतर व्यक्ति, बैंक और वित्तीय संसाधनों मतलब वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है, जिसमें धन का जो है स्थानांतरित केवल देश के अंदर होता है, तो उसे ही आंतरिक ऋण बोलते हैं। यानी समझ लीजिए सरकार को जरूरी है पैसे की और उसके लिए जो है किसी व्यक्ति से, किसी बैंक से या फिर वित्तीय संस्थान वगैरह से ऋण लेती है, तो उसे ही आंतरिक ऋण बोलते हैं। जो देश के अंदर ही पैसा ट्रांसफ़र होते रहता है, अपने में ही बढ़ता है, तो वो होता है आंतरिक ऋण। फिर होता है हम लोग का बाह्य ऋण। जब सरकार विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि विश्व बैंक या फिर IMF वगैरह से ऋण लेती है, तो उससे इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है, तो इसे हम लोग बाह्य ऋण बोलते हैं, ठीक है, यानी बाहरी ऋण। ये हो गया। फिर उत्पादन और अनुत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण क्या होता है, वह ऋण जो परियोजना में लगाया जाता है जिसमें भविष्य में आय प्राप्त होती है। यह ऋण अपने आप चुकाने की क्षमता रखता है, यानी वैसा ऋण जिसमें किसी रेलवे, किसी बिजली वगैरह के संयंत्र वगैरह या फिर नहरें वगैरह में लगाया जाता है और उसके लिए उधार लिया जाता है, ठीक है, जिसका कंफर्म रहता है कि भविष्य में जो है उससे ऋण चुकाया जा सकता है, उसका जो है उससे ऋण अपने आप चुक जाएगा, तो उसे हम लोग उत्पादक ऋण बोलते हैं। फिर हो गया अनुत्पादक ऋण। वैसा ऋण जिसका उपयोग जो है युद्ध, अकाल या फिर उपयोग कार्य वगैरह में किया जाता है, जिससे कोई भी आय नहीं होती, इसलिए इसे जो है डेडवेट ऋण भी बोलते हैं, डेडवेट ऋण भी बोला जाता है। यानी वैसा ऋण वगैरह जिसमें अकाल वगैरह में, युद्ध वगैरह में खर्च किया गया, तो उसे ही बोलते हैं डेडवेट ऋण। डेडवेट ऋण ऐसा ऋण जो जिससे जो है आय प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। आगे तीसरा हम लोग का है अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन वह आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय के लिए जो दिया जाता है ऋण, उसे ही अल्पकालीन ऋण बोलते हैं। दीर्घकालीन ऋण जो कि 5 वर्ष से लेके 20 वर्ष या फिर उससे अधिक समय के लिए भी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिया जाता है, उसे दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे दीर्घकालीन ऋण के नाम से जानते हैं और वो दिया जाता है। आगे चौथा हो गया ऐच्छिक और अनिवार्य ऋण। तो सामान्यतः जो है वो ऋण जो है ऐच्छिक होते हैं, जहां जनता स्वेच्छा से सरकारी बॉन्ड खरीदती है, लेकिन युद्ध जैसे आपात स्थितियों में सरकार कानून बनाकर अनिवार्य ऋण भी ले सकती है। यानी कहने का मतलब ये है ऐच्छिक ऋण वैसा ऋण होता है जिसमें जनता खुद से जो है ऋण वगैरह देती है सरकार को, और अगर अनिवार्य ऋण वैसा हो, मान लीजिए युद्ध वगैरह, अकाल वगैरह, तो उस स्थिति में सरकार जो है
अनिवार्य रूप से ऋण ले सकती है, यानी जो जबरदस्ती देना पड़े उसे बोलते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभाव, यानी इसका जो है आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। हमने इसका जितने भी प्रकार था वो देख लिया। तो सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था को के हर क्षेत्र को गहराई से प्रभावित करता है, उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो पहला देखेंगे हम लोग उत्पादन पर प्रभाव, जिसमें सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, यदि ऋण का उपयोग तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे वगैरह पर किया जा रहा है तो वो उद्योग की लागत कम करता है और देश की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाता है। यानी वैसा जगह उपयोग किया जा रहा है सड़क बनाने में, बंदरगाह बनाने में, पुल वगैरह बनाने में, तो वो जो है ठीक है, यानी कि वो जो है सकारात्मक हो गया, अच्छी है, क्योंकि वहाँ से जो है आय आने वाले दिन में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन नकारात्मक कैसे, यदि सरकार भारी मात्रा में बाजार से उधार लेती है तो निजी क्षेत्र के लिए निवेश के वास्ते धन की कमी हो जाती है और इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्डिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर आगे हो गया वितरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो आंतरिक ऋण के मामले में जब सरकार अमीर वर्ग से उधार लेती है तो उसका ब्याज चुकाने के लिए आम जनता पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है, तो इससे समाज में आय की असमानता बढ़ सकती है। हालांकि यदि ऋण का पैसा गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है तो यह वितरण में सुधार लाता है। यानी क्या करती है, अमीर वर्ग से बहुत ज़्यादा उधार लेती है और गरीब पर जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है, जिससे आय की असमानता बढ़ती है। लेकिन अगर यही खर्च जो है शिक्षा वगैरह में, स्वास्थ्य वगैरह विभाग में किया जा रहा है तो वो जो है सही है, यानी वितरण में सुधार ला सकता है। ठीक है, तो ये था। आगे देखेंगे हम आगे देखिए उपभोग और बचत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर टैक्स वगैरह लगाने की तुलना में ऋण लेने में, यानी कर लगाने की तुलना में ऋण लेना लोगों की वर्तमान क्रय शक्ति को कम नहीं करता, क्योंकि ऋण के बदले उसे ब्याज और निवेश का विकल्प भी मिलता है, जिससे तत्कालीन उपभोग पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन भविष्य में जब टैक्स बढ़ाए जाते हैं तो उपभोग गिर सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टैक्स वगैरह लगाने की तुलना में जो है टैक्स लगाने की तुलना में ऋण लेना से जो है क्रय शक्ति कम नहीं होता, लेकिन अगर जो है भविष्य में जब टैक्स वगैरह बढ़ाए जाते हैं तो उपभोग गिर सकता है, तो ये नुकसान हो सकता है। आगे चौथा हम लोग का मुद्रास्फीति। यदि सरकार घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, यानी आरबीआई से ऋण लेती है और नई मुद्रा छापी जाती है, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती है और मुद्रास्फीति का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो ये नुकसान होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार अपने नुकसान वगैरह ऋण वगैरह को जो है आरबीआई से ऋण लेती है, उधार लेती है, तो उससे जो है नई नोट वगैरह छापी जानी चाहिए, नई मुद्रा वगैरह छापी जाती है, जिससे बाजार में मुद्रास्फीति का खतरा पैदा हो जाता है। फिर पांचवा हो गया भावी पीढ़ी पर बोझ। अनुत्पादक ऋण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि वर्तमान पीढ़ी तो उसका लाभ उठा लेती है, लेकिन उस ऋण के ब्याज और मूलधन को चुकाने का भार भावी पीढ़ी पर करों के रूप में पड़ता है। यानी आने वाली पीढ़ियों पर भी जो है टैक्स के रूप में उसकी असर पड़ता है। तो ये कह रहा है। निष्कर्ष देखते हैं, लिखा है कि सार्वजनिक ऋण सरकार के लिए धन जुटाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। यदि इसका उपयोग देश के विकास के लिए किया जाए तो यह जो है फायदेमंद होता है, लेकिन अगर यह जो है बहुत अधिक हो जाए तो गलत जगह खर्च हो, बहुत अधिक हो जाए या फिर गलत जगह खर्च हो तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है। तो इसका संतुलन बनाना ही कुंजी है, यानी संतुलन बनाना ही बहुत जरूरी है। तो ये सार्वजनिक ऋण के बारे में हमने समझा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां जो हम लोग का है वो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति, महत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे इसे। तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो विभिन्न देशों के बीच होने वाले आर्थिक लेन देन और संबंध वगैरह की अध्ययन करती है। यह इस बात का विश्लेषण करता है कि वस्तु,
सेवा या फिर मजदूर वगैरह, पूंजी वगैरह एक देश की सीमा के पार कैसे प्रभावित होता है, कैसे काम करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो है उसकी अर्थव्यवस्था वगैरह को, लेन देन या फिर संबंध वगैरह को अध्ययन करते हैं, तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र बोलते हैं। पीटी एल्सवर्थ के अनुसार उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र उन आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार होती है। तो ये इनके द्वारा परिभाषा दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति जो है मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटी गई है, जिसमें पहला हो गया सौंद्रातिक यानी कि थियोरिटिकल, ठीक है। यह व्यापार के कारण और परिणामों को समझने के लिए सिद्धांतों का उपयोग करता है, यानी थ्योरी वगैरह का रूप करता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग का दूसरा हो गया व्यवहारिक नीतिगत, जो कि अप्लाइड या फिर पॉलिसी या टैरिफ वगैरह, कोटा और व्यापार समझौते जैसे व्यवहारिक मुद्दे और उनके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। तो ये दूसरा है। आगे तीसरा हो गया अंत विषयक, जो जिसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, या राजनीति, कानून या फिर भूगोल के साथ भी गहराई से जुड़ा होता है। तो ये सब जो है हमारा वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति। फिर आगे देखेंगे हम लोग इसका महत्व क्या है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। तो आज के जो है वैश्विक के युग में, वैश्वीकरण के युग में इसका प्रभाव बहुत ही अत्यधिक है, जिसमें संसाधनों का इष्टतम उपयोग यह देश को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करता है जहां वे सबसे कुशल हैं। यानी एक देश से दूसरे देश ले जाने संसाधन वगैरह को जहां अधिक कुशल, मतलब कहीं जो है अच्छी चीज़ों से, मतलब अच्छी साधनों से हमें जिस चीज़ को प्राप्त हो रहा वहीं हम लोग उत्पादन करते हैं। फिर है विदेशी मुद्रा का अर्जन, व्यापार के माध्यम से देश विदेशी मुद्रा कमाते हैं जो उनके आयात और आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ही जरूरी होती है। यानी व्यापार वगैरह जैसे अमेरिका से व्यापार होगा, डॉलर कमाया जाता है भारत में, यहाँ से जब होता है तो यानी एक दूसरे जो है विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होता है। फिर है आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय निवेश जिसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, ठीक है, और तकनीकी हस्तांतरण विकासशील देशों के लिए विकास की गति देता है। यानी डायरेक्ट इन्वेस्ट वगैरह जो होता है और तकनीक वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह का ट्रांसफ़र, यानी एक देश से दूसरे देश टेक्नोलॉजी वगैरह को उसका विकास भी हो रहा है, जिसके कारण विकासशील देशों में विकास की गति भी देता है ये। फिर है बाजार का विस्तार, घरेलू उत्पादकों को दुनिया भर के बड़े बाजार तक पहुंचाना इससे आसान हो पाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो इसका महत्व है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ क्या क्या है। तो इसको जो है दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक है प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट लाभ, दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ यानी कि इनडायरेक्ट लाभ। तो चलिए देखेंगे। तो पहला हो गया हम लोग का प्रत्यक्ष लाभ, उपभोक्ताओं की विविधता, लोगों की कम कीमत पर विश्व स्तर पर विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं जिन्हें लोग डायरेक्ट खरीद लेते हैं। फिर है उत्पादन में वृद्धि, विशेषज्ञता के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है जिससे लागत कमी होती है, यानी स्पेशलाइजेशन के कारण, ठीक है, स्पेशलाइजेशन के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है जिसका जो है लागत, जिसमें बनाने में जो है पैसा कम लगता है। फिर है कमी का समाधान, जिस वस्तुओं का उत्पादन देश में संभव नहीं है उसे दूसरे देश से मंगाकर अपनी कमी को पूरी की जा सकती है, जैसे कि एग्जांपल में कच्चा तेल वगैरह। तो ये सभी जो है डायरेक्ट लाभ हम बोल सकते हैं। फिर हो गया अप्रत्यक्ष लाभ, जिसको इनडायरेक्ट लाभ, इनडायरेक्ट बेनिफिट बोलिएगा, जिसमें तकनीकी ज्ञान, विदेशी व्यापार के साथ साथ नई तकनीक और प्रबंध कौशल का फिर आदान प्रदान होता है, ठीक है। फिर होता है प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योगों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करती है। फिर है रोजगार सृजन, निर्यात आधारित उद्योग को बढ़ाने से बड़े पैमाने पर रोजगार का भी अवसर पैदा होता है। तो ये है इनडायरेक्ट लाभ। तो निष्कर्ष देख लेते हैं आप थोड़ा सा। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि कोई भी देश अकेला सब कुछ पैदा नहीं कर सकता, अकेला जो है
सब कुछ नहीं पूरा कर पाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से देश अपनी कमियों को पूरा करते हैं और अपनी खूबियों का लाभ दुनिया को भी देते हैं। यह न केवल देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है बल्कि दुनिया भर के लोगों को कम कीमत पर बेहतर सामान और सुविधाएं दिलाने में भी मदद करता है। यानी एक देश से दूसरे देश वगैरह में जो है आयात या फिर निर्यात करके वस्तुओं का लेन देन करके हर तरह से जो है सामान वगैरह सुविधा वगैरह अच्छे से दिलाने में मदद करता है। आगे हम लोग का छठा क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन की परिभाषा दीजिए तथा उसके घटक और संतुलन असंतुलन की स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही दिया गया है। तो चलिए हम इसे करते हैं। बोला कि भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों जिसमें व्यक्ति, फार्म और सरकार वगैरह और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित और विस्तृत रिकॉर्ड होता है, उसे ही हम लोग भुगतान संतुलन बोलते हैं। आगे देखेंगे जिसमें मतलब दो इसमें परिभाषा दिया गया है। एक परिभाषा जो है वो IMF के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिया गया है। भुगतान संतुलन एक सांख्यिकीय विवरण है जो एक निश्चित अवधि के दौरान एक अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के बीच आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित रूप में दर्ज करता है, उसे ही हम लोग भुगतान संतुलन बोलते हैं। सरल शब्दों में समझा जाए तो यह देश का वह ग्लोबल बाही खाता होता है जो बताता है कि कितना पैसा विदेश गया और कितना पैसा जो है अपना देश जो है विदेश से आया, ठीक है। तो ये है भुगतान संतुलन का जो है प्रमुख घटक क्या है, तो बैंक ऑफ पेमेंट यानी BOP यानी आपका जो हो गया पेमेंट, ठीक है, के ढांचे को मुख्य रूप से 3 खातों में बांटा गया है, जिसमें हो गया पहला चालू खाता। यह खाता वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक प्रवाह को दर्शाता है। इसमें शामिल होगा हम लोग का दृश्य व्यापार, भौतिक वस्तुओं का निर्यात और आयात जैसे कि कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे जो है व्यापार संतुलन भी कहते हैं। फिर हो गया हम लोग का अदृश्य व्यापार, सेवाओं का आदान प्रदान जैसे कि सॉफ्टवेयर सेवा, बैंकिंग, बीमा और पर्यटन वगैरह। तो ये दिखता नहीं है, अदृश्य है, इनविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल। फिर आगे है एक पक्षीय हस्तांतरण, इसमें वे राशियां आते हैं जिनके बदले कुछ वापस नहीं करना होता, जैसे कि विदेश से प्राप्त उपहार वगैरह, सहायता वगैरह या फिर प्रेषण वगैरह। तो ये सभी चीज़ें यानी गिफ्ट के तौर पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चालू खाता। फिर आगे हो गया हम लोग का पूंजी खाता। यह खाता उन लेन देनों को दर्ज करता है जो देश के परिसंपत्तियों, एसेट्स या फिर लेनदारियों को प्रभावित करते हैं। जैसे हो गया विदेशी निवेश, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और पोर्टफोलियो निवेश PFI शामिल वगैरह। फिर ऋण, सरकार या निजी कंपनी द्वारा विदेशों से लिया गया कर्ज। फिर बैंकिंग पूंजी NRI, ठीक है, NRI जमा और विदेशी बैंकों के साथ होने वाला लेन देन, तो ये बैंकिंग पूंजी वगैरह। अब हम लोग का जो तीसरा C जो है वो आधिकारिक आरक्षित खाता। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार, स्वर्ण भंडार और SDR यानी विशेष आहरण अधिकार में होने वाले बदलावों को दर्ज किया जाता है। तो ये 3 तरह का टोटल खाता के रूप में जो है संतुलन चलता है। आगे यानी भुगतान संतुलन चलता है। आगे हम लोग देखेंगे संतुलन और असंतुलन की स्थिति कैसे होती है। तो चलिए देखेंगे, लेखांक यानी कि अकाउंटिंग की दृष्टि से POP हमेशा संतुलित होता है, लेकिन यह डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से इनकी 3 स्थितियां होती है, जिसमें पहला स्थिति हो गया संतुलित BOP, जब कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान बराबर हो तो ये होता है संतुलित। फिर है आगे दूसरा, वो है अनुकूल या फिर अधिवेश, जब देश की विदेशी मुद्रा प्राप्तियां उनके भुगतानों से अधिक हो, यह आर्थिक मजबूती का प्रतीक होता है। फिर तीसरा है प्रतिकूल या फिर घाटा, जब देश की विदेशी भुगतान उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाए। यह स्थिति चिंताजनक होती है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ता है या कर्ज लेना पड़ता है। तो ये 3 तरीका से यानी 3 टोटल जो होते हैं इसकी संतुलन और असंतुलन की स्थिति होती है।
यानी संतुलन की स्थिति होती है। ठीक है, अब देखेंगे असंतुलन के कारण और इसका उपचार, यानी कि असंतुलन का कारण क्या है और इसका उपचार क्या है। तो असंतुलन के कारण जो है वो आर्थिक विकास, विकासशील देशों को मशीनें तथा तकनीक की भारी आयात की ज़रूरत होती है, तो इसके कारण भी जो है असंतुलन पैदा होता है। फिर है मुद्रास्फीति, देश में कीमत बढ़ने से निर्यात महंगा हो जाता है और आयात सस्ता, जिससे घाटा बढ़ता है, तो ये होता है। फिर आगे है विदेशी वस्तुओं की मांग, उपभोक्ताओं का विदेशी सामान के प्रति आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण उसका भी मांग जो है ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सब होता है असमानता, असंतुलन का कारण। और इसे सुधारने का उपाय क्या है, तो देखिए इसे सुधारने का उपाय जो है वो निर्यात प्रोत्साहन, टैक्स में छूट देकर निर्यात बढ़ाया जा सकता है। फिर है आयात प्रतिस्थापन, देश के अंदर ही सामान बनाना ताकि आयात कम हो सके। फिर है मुद्रा का अवमूल्यन, अपनी मुद्रा की कीमत घटाना ताकि निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो पाए। तो ये सभी तरीके हैं असंतुलन को सुधारने का। उसके पहले हमने देखा असंतुलन के कारण। अब निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है। तो बोल रहा है कि भुगतान संतुलन केवल एक वित्तीय विवरण नहीं है, बल्कि यह सरकार के लिए आर्थिक नीति बनाने का भी आधार है। एक अस्थायी प्रतिकूल संतुलन देश को ऋण के जाल में फंसा सकता है, इसलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हमेशा जो है निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश करते रहता है, ताकि देश जो है वो ऋण के जाल में ना फंस सके। तो ये सभी था हमारा भुगतान संतुलन के बारे में, जिसमें हमने हर एक चीज़ समझने का प्रयास किया। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो चलिए आंसर हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको शॉर्ट में IMF लिखते हैं, ये वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाली सबसे प्रभावशाली संस्था है। इसकी स्थापना जो है वो दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिसमें 27 दिसंबर 1945 से काम करना शुरू किया गया था। यानी कहने का मतलब ये है ये जो हमारा जो है IMF जो है वो दुनिया स्तर पर एक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाला एक बहुत ही प्रभावशाली संस्था के रूप में ये है। इसका स्थापना जो है वो दूसरा हम लोग का विश्व युद्ध जब हुआ था, तब उस दौरान जो 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उस दौरान इसका जो है स्थापना किया गया था। लेकिन ये जो काम करना शुरू किया था वो 27 दिसंबर 1945 से ये जो है काम करना शुरू किया। ठीक है, आगे चलिए देखेंगे। आगे है कि वर्तमान में इसमें जो है वो 191 सदस्य देश है, यानी 191 देश है समझ लीजिए सीधा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है, यानी कि ये जो है अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, वाशिंगटन DC जो है वो अमेरिका में पड़ता है, वहीं इसका मुख्यालय है। IMF को दुनिया का केंद्रीय बैंक या फिर संकट का साथी भी कहा जाता है, क्योंकि यह वित्तीय मुसीबत में फंसे देशों को रास्ता दिखाता है। यानी ये जो है कोई भी देश वगैरह जो है वित्तीय यानी आर्थिक मुसीबत वगैरह झेल रहा है, तो उन सभी को जो है रास्ता दिखाता है, उसका मदद करता है, इसीलिए इसे जो है केंद्रीय बैंक या फिर संकट का साथी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है, इसमें टोटल 191 देश हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। अब इसका जो है आगे देखेंगे IMF के प्रमुख उद्देश्य। तो IMF के प्रमुख मुख्य लक्ष्यों का जो है वर्णन निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहायता सहयोग। ठीक है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक और मौद्रिक समस्याओं पर चर्चा के लिए एक अस्थायी मंच प्रदान करना ताकि सहयोग बना रहे। तो ये पहला जो हो गया वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। दूसरा है विनिमय स्थिरता, विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय दर में होने वाली भारी उतार चढ़ाव को रोकना, जिससे व्यापार में अनिश्चितता कम हो सके और व्यापार भी जो है अच्छे से हो सके। तो ये इसका दूसरा काम है, दूसरा उद्देश्य है। फिर आगे तीसरा है बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए मुद्राओं के बीच विनिमय प्रतिबंधों को हटाना, ताकि पैसा आसानी से एक से दूसरे देश जा सके और मतलब व्यापार अच्छे से हो सके। तो ये बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को भी हटाता है। ठीक है, फिर आगे है भुगतान संतुलन। संतुलन के संकट को दूर करना। जब किसी देश का विदेशी खर्च यानी कि विदेशी खर्च उसकी आय से बहुत अधिक हो जाता है, तो आईएमएफ जो है उसे अल्पकालीन ऋण देकर संकट से उभरने में भी मदद करता है। यानी मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, उसका खर्च वगैरह जो है ज़्यादा है, आय कम है, तो उसे जो है ऋण के रूप में यानी ऋण देता है, लोन देता है, ताकि अपना संकट से उभर सके और बाद में इसे चुका सके। तो ये अल्पकालीन ऋण भी देता है। फिर आगे है सतत आर्थिक विकास, यानी वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना और गरीबी को कम करना, ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। यानी कहने का मतलब ये है विश्व स्तर पर यानी दुनिया के स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है और गरीबी को कम करने में भी ये जो है सहायता देता है, ताकि दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है वो एक संतुलित होकर रहे, संतुलित बनाए रखे। तो ये जो है ये सभी उद्देश्य थे। अब देखेंगे आईएमएफ जो हमारा है उसका प्रमुख कार्य यानी इसका काम क्या है। तो इसको जो है मुख्य रूप से 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें पहला श्रेणी जो हमारा होता है वो है निगरानी और आर्थिक परामर्श। तो आईएमएफ एक वैश्विक पुलिस और डॉक्टर की तरह काम करता है। यह प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक नीतियों की समय समय पर जांच करते रहता है कि कितना उतार चढ़ाव वगैरह आया है। ठीक है, तो यह देशों की चेतावनी देता है, यदि उनकी नीति भविष्य में संकट पैदा कर सकती है तो उन्हें चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, उन्हें बताता है, समझाता है। ठीक है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है जो वैश्विक विकास का पूर्व अनुमान देती है, यानी आगे क्या होने वाला है, तो ये काम करता है। फिर आगे जो बी है वो है वित्तीय सहायता। यह आईएमएफ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। यह उन देशों को कर्ज देता है जो विदेशी मुद्रा के संकट से जूझ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर श्रीलंका का हाइया संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण उसे भी दिया गया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल। शर्त देखिए क्या रहता है, शर्त ये रहता है कि आईएमएफ बिना शर्त कर्ज नहीं देता, वह देश को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मजबूत करता है ताकि वह भविष्य में कर्ज चुका सके, तभी वो देता है कर्ज। ठीक है, फिर है एसडीआर जो कि है विशेष आहरण अधिकार। यह आईएमएफ की अपनी कृत्रिम मुद्रा है जो सदस्य देशों के आरक्षित कोष का हिस्सा होती है। यानी ये जो है अपनी उसकी जो है मुद्रा है खुद की, जो जितने भी सदस्य देश हैं उसे जो है उसकी आरक्षित कोष का एक हिस्सा के रूप में ये होता है। फिर तीसरा हमारा हो गया वो है तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण। विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कौन देता है, आईएमएफ देता है। आईएमएफ देशों को केंद्रीय बैंकिंग, कराधान और सांख्यिकी आंकड़े जुटाने में मदद करता है। यह सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है ताकि वे बेहतर आर्थिक नीतियां बना सके और अपनी देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रख सके। तो ये सभी काम भी जो है आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमारा जो है वो भारत और आईएमएफ, यानी क्या भारत और आईएमएफ है, यानी भारत आईएमएफ में जुड़ा है या नहीं है, ये सभी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए भारत जो है वो आईएमएफ का संस्थापक सदस्य, यानी भारत भी जो है आईएमएफ का सदस्य है, वो भी संस्थापक सदस्य। भारत ने 1991 के भुगतान संतुलन संकट के समय में जो है आईएमएफ से बड़ा कर्ज भी लिया है। यानी 1991 में जो भुगतान संतुलन संकट चल रहा था उस समय जो है आईएमएफ से एक कर्ज भी लिया था, जिसके बाद देश में बड़े आर्थिक सुधार लागू भी हुए थे। वर्तमान में भारत आईएमएफ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी विकास दर को आईएमएफ ने दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में गिना है। यानी आईएमएफ ने बताया है, उसने गिना है कि जो है भारत जो है वो बहुत ही बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो ये भारत और आईएमएफ वगैरह के बारे में था, यानी 1991 में इसने लिया था। ठीक है,
और ये भी जो है हमारा सदस्य है IMF का। अब निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा। तो निष्कर्ष है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। यद्यपि इसकी कड़ी शर्तें के लिए अक्सर आलोचना की जाती है, यानी इसका रूल वगैरह के लिए इसको आलोचना किया जाता है, लेकिन यह विवाद है कि वैश्विक वित्तीय संकट के समय IMF ही वह संस्थान है जो देशों को दिवालिया होने से बचाता है, बर्बाद होने से बचाता है, हर एक मुसीबत से बचाता है। तो ये हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो अगर पूछा जाए तो आपको यही लिखना है, और यही आपका मेजर एट इकोनॉमिक्स था, क्योंकि हमने जो है सिर्फ आपके लिए 7 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि यही 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, और यही 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे लॉन्ग टाइप वाला। बस आपको अच्छे से कर लेना है, एग्जाम में जाना है, अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। यही एक वीडियो था दोस्तों, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।